कि नहीं? आपको हर चीज की स्टडी करनी होती है, पूरा आपका विज्ञान है कि नहीं? चारों तरफ यदि आप बात करें तो विज्ञान ही विज्ञान है। आप बाहर देखो, पेड़ पौधे हरे हैं आपके, आप वर्षा होते हुए भी देख रहे हो, आप दिन रात होते हुए देख रहे हो, है कि नहीं? आप पंखे को चलते हुए देख रहे हो, तो पूरा आपका क्या है? विज्ञान है। आप अपने आप में चेंजेस देख रहे हो, कभी आप छोटे दिन पे बड़े हो गए, ठीक ना? हमारे अपने अंदर चेंजेस होते रहते हैं, तो हर जगह क्या है? आपका विज्ञान है, ठीक ना? तो वैसे ही अब विज्ञान में आपने उसको कैटेगराइज कर दिया गया है, उसी विज्ञान को कभी आप फिजिक्स बोल रहे हो, कभी केमिस्ट्री बोल रहे हो, कभी जीव विज्ञान, और सब जब कैलकुलेशंस वगैरह की बात आती है तो आप गणित की बात करने लगते हो, ठीक है ना? गणित सभी जगह है, ठीक है ना? और फिजिक्स का रिलेशन भी प्रत्येक विषय से, आपका जीव विज्ञान से भी है, केमिस्ट्री से भी है, सभी विषय से है, ठीक है? तो और आपके जो फिजिक्स है या भौतिकी है उसकी कई सारी शाखाएं हैं, ठीक है ना? कई सारी क्या है? शाखाएं हैं, है कि नहीं? इसके पहले अभी जो हम चैप्टर्स देख रहे थे, आपने विद्युत देखा, ठीक है ना? विद्युत देखा आपने चुंबक देखा, विद्युत देखा, चुंबक देखा, मतलब दो चीज आप यहाँ पे पढ़ चुके हो, ठीक है ना? लेकिन अब आप किसकी बात करोगे? अब आप प्रकाश की बात करोगे। प्रकाश से संबंधित वैज्ञानिकों ने देखा कि प्रकाश से संबंधित कई घटनाएं होती ही रहती है, ठीक है ना? प्रकाश से संबंधित कई घटनाएं होती ही रहती है, जैसे कि हम आपको दिखाई दे रहे हैं और आप हमें दिखाई दे रहे हैं, प्रकाश की घटना है कि नहीं? हम आपको दिखाई दे रहे हैं और आप हमें दिखाई दे रहे हो, क्या है ये? प्रकाश की घटना है। आप अपना चेहरा जाके आईने में देखते हो, क्या है? प्रकाश की घटना है। कोई चीज कभी आपको टेढ़ी दिखाई देती है तो क्या है? प्रकाश की घटना है। इंद्रधनुष बनता हुआ दिखता है आपको, इंद्रधनुष का बनना क्या है? प्रकाश की घटना है कि नहीं? कई सारी घटनाएं हैं जिन्हें हम देखते रहते हैं, है कि नहीं? तो जितनी प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन आप किसमें करते हो? प्रकाशिकी में। प्रकाश या फिर भौतिकी की वह शाखा, ठीक है ना? भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। किससे संबंधित? प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाता है, ठीक है ना? क्या कहलाता है? प्रकाशिकी। अब घटनाएं, किसकी बात कर रहे हैं हम? घटनाएं। तो ये घटनाएं बहुत सारी हैं, ठीक है ना? जैसे कि परावर्तन, प्रकाश की घटना है, ठीक है ना? परावर्तन। दूसरे हम बात करें अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ठीक है ना? विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकीर्णन क्या आएगा प्रकाश की घटना में, है ना? ये आ जाएगा आपका विक्षेपण, है ना? प्रकीर्णन, विक्षेपण सब प्रकाश की घटनाएं हैं, ठीक है ना? तो परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, अभी अपन जो मेन लेके चल रहे हैं वो हो जाएगी आपकी ध्रुवण, और अगली जो हो जाएगी वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है ना? प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको इंग्लिश में आप बोल दोगे परावर्तन को रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ठीक है ना? डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या हो जाएगा आपका? प्रकाश विद्युत प्रभाव, लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना? सभी प्रकाश की घटनाएं हैं, ठीक है ना? इस पूरे चैप्टर में जो आप प्रकाश की आप पढ़ने वाले हो, ये चैप्टर, ये वाली यूनिट जो है दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगी। किन दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगी? एक जगह आप किरण प्रकाशिकी को देखोगे और दूसरी जगह आपको तरंग प्रकाशिकी को देखना है। मतलब आपका जो प्रकाश है वो दो पार्ट में डिवाइड यहाँ हो गया है। किस पार्ट में? दो पार्ट में। एक बार आप बोल रहे हो कि प्रकाश किरण है और दूसरी बार मैं बोल रहा हूँ कि प्रकाश क्या है? तरंग है, ठीक है ना? एक बार में आप क्या बोल रहे हो? प्रकाश किरण है, किरण, ठीक है ना? और दूसरी बार में आप क्या बोल रहे हो कि प्रकाश क्या है?
रे ऑप्टिक्स और ये हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है ना, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, तरंग और किरण। जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी मतलब प्रकाश का गमन, तो देखिए प्रकाश तो प्रकाश है, ठीक है ना। विभिन्न वैज्ञानिक आपके बाद है ना, विभिन्न वैज्ञानिक आए, वन बाय वन कई सारे वैज्ञानिक आए। सबसे पहले आए आपके न्यूटन, उसके बाद हाइजन, ठीक है ना, इसके बाद फ्रेडल, फिर इस तरीके से वन बाय वन साइंटिस्ट आए और उन सभी ने अपने अपने सिद्धांत दिए प्रकाश के विषय में। किन्हीं वैज्ञानिक ने प्रकाश को किरण के रूप में बताया, किन्हीं वैज्ञानिक ने प्रकाश को तरंग के रूप में बताया, ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि किरण क्या है। किरण, जब आपका प्रकाश इस तरीके से एक सीधी लाइन में गमन करे, रे, ठीक है ना, रे, रेखा, रेखा के रूप में गमन करे तो उसे आप किरण प्रकाशिकी में पढ़ते हो। और जब प्रकाश आपका इस तरीके से तरंगों के रूप में गमन करे, ये तरंग, तरंगें क्या होती है, विक्षोभ उत्पन्न हो जाना और उस विक्षोभ के माध्यम से ऊर्जा का संचरण होना एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है ना। विक्षोभ तो वो आपका क्या हो जाता है, तरंग। ये विक्षोभ है, वो विक्षोभ नहीं है, ठीक है ना। जैसे ही आपके पास तालाब है, तालाब में आपने विक्षोभ उत्पन्न किया तो वो जल तरंगें हो जाती है कि नहीं, वो क्या हो जाती है आपकी जल तरंगें। इसी प्रकार प्रकाश में विक्षोभ उत्पन्न हो जाना और ऊर्जा का संचरण होना, ठीक है ना, तो वो हो जाता है आपका तरंग और ये हो जाएगा आपका किरण। तो इतनी सारी घटनाओं को, ठीक है ना, इनमें से कुछ घटनाएं जो है किरण के रूप में सत्यापित होती हैं, समझे ना। कुछ घटनाएं जो है वो किरण के रूप में सत्यापित होती हैं और कुछ घटनाएं जो है प्रकाश की तरंग के रूप में सत्यापित होती हैं, ठीक है ना। जैसे आप परावर्तन की बात करो तो वो किसके रूप में सत्यापित होगा, किरण के रूप में। अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन की बात करें तो वो तरंग के रूप में जाएगा, ठीक ना। लेकिन जैसे आप ध्रुवण और प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आ जाते हो तो आपको प्रकाश का दूसरा ही रूप देखने को मिलता है। फिर वहां पर आप विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करने लगते हो। किसकी बात करने लगते हो, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक ना। तो यहाँ पर हम कुछ साइंटिस्ट की अभी नेम्स देखेंगे कि किसने क्या सिद्धांत दिया और प्रकाश को किस रूप में समझा और प्रकाश की किस घटना को उन्होंने सत्यापित किया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। क्लियर हो गया कि किरण प्रकाश की किसे कहते हैं और तरंग प्रकाश की किसे कहते हैं, ये साफ कर दूं। ये नाम भी आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश की किन घटनाओं का हम अध्ययन करने वाले हैं। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, इन सब की डिटेल डेफिनेशंस हम देखेंगे, ठीक है ना, चैप्टर के अंदर। अभी आपका जो चल रहा है इंट्रोडक्शन चल रहा है, फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन होता है उस पूरे चैप्टर का, ठीक है ना। तो परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किरण प्रकाशिकी की। प्रकाश का किरणों के रूप में अध्ययन किरण प्रकाशिकी कहलाता है। किसके रूप में, किरणों के रूप में। और तरंग प्रकाशिकी क्या हो जाएगा, प्रकाश का तरंग के रूप में अध्ययन करना। तरंग आप यहाँ पे सीख गए हो कि विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और फिर उस विक्षोभ के माध्यम से ऊर्जा का संचरण होता है एक माध्यम से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है ना। तो ये हो जाती है आपकी तरंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रकाश की प्रकृति की, ठीक है ना। प्रकाश की दो प्रकृति आपको यहाँ पर समझ में आ रही है, एक तो है किरण और दूसरी है तरंग। तो कौन सी दो समझ आ रहा है, एक बार में आप किरण बोल रहे हो और कभी आप क्या बोल रहे हो, तरंग। आपको ये देखना है कि कब आप किरण की बात कर रहे हो या किसने किरण बोला और किसने तरंग बोला। किससे मतलब है हमारा साइंटिस्ट से, कि किस वैज्ञानिक ने आपको बोला कि नहीं प्रकाश किरण के रूप में है और किस वैज्ञानिक ने आपको बोला कि प्रकाश जो है कैसा है, तरंग के रूप में है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सर्वप्रथम प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए न्यूटन ने कणिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। सबसे पहले किसने, न्यूटन ने। कौन सा सिद्धांत दिया, कणिका सिद्धांत, कणिका सिद्धांत।
आगे बढ़ता है। ठीक है ना, घड़ी का सिद्धांत क्या है, प्रकाश जो है आपका छोटे छोटे कणों के रूप में संचरित होता है, आगे बढ़ता है। इसके माध्यम से, ठीक है ना, घड़ी का सिद्धांत के माध्यम से आप किसका अध्ययन कर सकते हो, इसके आधार पर प्रकाश की ऋजु रेखीय, मतलब बताया गया कि प्रकाश की जो गति होती है वो कैसी होती है, ऋजु रेखीय, एक ही रेखा में। ठीक है ना, प्रकाश की जो गति हो वो कैसी है, ऋजु रेखीय, सरल रेखा में। प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है। सीधा सीधा ऐसे लिख लो कि इन्होंने जो न्यूटन ने बताया है उसके अनुसार प्रकाश जो है सरल रेखा में अध्ययन करता है, सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है और इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की घटना को समझाया जा सकता है। ठीक ना, किसे समझाया जा सकता है, परावर्तन की घटना में, सिर्फ और सिर्फ परावर्तन। आप इसके द्वारा, कड़ी का सिद्धांत के द्वारा ना तो आप अपवर्तन समझा सकते हो, ना व्यतिकरण, ना विवर्तन, ना ध्रुवण। ठीक ना, सिर्फ और सिर्फ क्या समझाया जा सकता है, परावर्तन, न्यूटन के कड़ी का सिद्धांत के द्वारा। फिर इसके बाद कौन आया, न्यूटन के बाद आए हाइजेन। ठीक है ना, इसके पश्चात, न्यूटन के पश्चात हम किसकी बात करेंगे, हाइजेन की। तो हाइजेन ने क्या बताया, हाइजेन, ठीक है ना, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है तरंगों के रूप में गमन करता है। हाइजेन के अनुसार प्रकाश कैसा गमन करता है, तरंगों के रूप में। मतलब जैसे न्यूटन ने कड़ी का सिद्धांत दिया तो हाइजेन ने क्या सिद्धांत दिया, तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत दिया। और तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश क्या है, तरंगों के रूप में गमन करता है। इनके सिद्धांत के द्वारा आप अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन, इन तीनों ही घटनाओं को समझ सकते हैं। ठीक ना, लेकिन ध्रुवण को नहीं समझाया जा सकता। मतलब इनमें कमी क्या है तरंग सिद्धांत में, कि आप ध्रुवण को नहीं वहां पर आप स्थापित कर पा रहे हो, है कि नहीं। तो देखिए इसको तरंग सिद्धांत क्या है, तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है तरंगों के रूप में गमन करता है। संचरण के लिए, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश की जो प्रकृति है, प्रकाश मतलब जिस तरीके से गमन कर रहा है वो अनुदैर्घ्य गमन करता है, अनुदैर्घ्य स्थिति में। ठीक है ना, तरंग सिद्धांत क्लियर हुआ, क्या नहीं समझाया जा सकता, ध्रुवण नहीं समझाया जा सकता। ठीक ना, आप इस माध्यम के द्वारा, इस तरंग सिद्धांत के द्वारा आप अपवर्तन को समझा सकते हो, व्यतिकरण को समझा सकते हो, व्यतिकरण विवर्तन को समझा सकते हो, लेकिन आप ध्रुवण नहीं समझा सकते। ठीक है ना, क्या नहीं समझाया जा सकता, ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। और प्रकाश अनुदैर्घ्य गमन करता है। कैसा गमन करता है, अनुदैर्घ्य, बता रहे। ठीक ना, प्रकाश कैसा गमन करता है, अनुदैर्घ्य। इज दैट क्लियर। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ से क्या मतलब है। ठीक है ना, अनुदैर्घ्य, देखिए आपने बोला है ना कि प्रकाश माध्यम, प्रकाश मतलब हाइजेन के अनुसार प्रकाश को गमन करने के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब प्रकाश को। ठीक है ना, माध्यम समझ रहे हैं ना, दिमाग में नहीं, अकॉर्डिंग टू हाइजेन। ठीक है ना, हाइजेन के अनुसार जो है प्रकाश आपका गमन करने के लिए उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जब भी प्रकाश किसी माध्यम में गमन, किसी माध्यम में प्रवेश करता है, इज दैट क्लियर। सपोज प्रकाश जो है किसी माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो क्या होता है, उस माध्यम के सभी कण, माध्यम में कण होते हैं ना, तो उस माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। कंपन, दोलन, समझ रहे ना, दोलन वर्ड यूज ना करके आपको क्या वर्ड यूज करना है, यहाँ पे कंपन, कंपन, समझ रहे ना। अब कंपन किस डायरेक्शन में हो रहा है, जिस दिशा में प्रकाश गमन कर रहा है उसी दिशा में। जैसे एक गमन, एक आपका ये प्रकाश इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन है, तो कंपन, जैसे ये पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल, ये भी, ये भी, ये सभी क्या है, पार्टिकल्स हैं। किसके पार्टिकल्स, माध्यम के पार्टिकल। तो प्रकाश का अनुदैर्घ्य से मतलब यहाँ पर ये है कि इसके
सभी पार्टिकल्स इस तरीके से उसी डायरेक्शन में कंपन करेंगे, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। तो इससे आप प्रकाश का अनुदैर्घ्य स्थिति बोलते, प्रकाश के गमन का अनु, जैसे कहीं कहीं लिखा रहता है ना कि प्रकाश की जो गमन है वो अनुदैर्घ्य है, तो पार्टिकल्स अनुदैर्घ्य कंपन कर रहे हैं, वहां पर क्या है, कण अनुदैर्घ्य कंपन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे आप बोलोगे अनुदैर्घ्य। प्रकाश संचरण की दिशा में कंपन होना, ठीक है ना, ये लाइन क्लियर हो पा रही है आपको। प्रकाश संचरण की दिशा में कंपन होना मतलब जिस डायरेक्शन में प्रकाश गमन कर रहा है उसी डायरेक्शन में कंपन हो रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश संचरण की दिशा में गमन, कंपन, ठीक है ना। एक स्थिति होती है कि प्रकाश जब किसी माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है ना, प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके सभी पार्टिकल्स जो हैं अनुप्रस्थ कंपन करने लगते हैं, ठीक है ना। अनुप्रस्थ से मतलब ये ऊपर नीचे, अनुप्रस्थ कंपन करने लगते हैं। तो इस प्रकार का जो गमन है या प्रकाश का आप जो स्थिति बताओगे वो कैसी कहलाएगी, प्रकाश का अनुदैर्घ्य गमन। प्रकाश का ये हो जाएगा अनुप्रस्थ गमन, लंबवत दिशा में कंपन करना और उसी डायरेक्शन प्रकाश, इसे बोलेंगे आप प्रकाश संचरण की दिशा में कंपन, ठीक है ना। इसे क्या बोलोगे, प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत कंपन, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है, प्रकाश संचरण की दिशा में और प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत, ठीक है ना। तो इस सिद्धांत के द्वारा जो हाइजेन ने बोला, उनका कहना है कि प्रकाश का जो गमन है वो अनुदैर्घ्य है। किसने बोला, हाइजेन ने, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ये हो गया आपका तरंग सिद्धांत। इसके बाद आए फ्रेनेल, ठीक है ना, वैज्ञानिक फ्रेनेल। अब इन्होंने क्या बताया, ये जो जितने भी वैज्ञानिकों के नाम आज हम यहाँ पे देख रहे हैं वो सब प्रकाश से रिलेटेड है। उन्होंने प्रकाश पर अपने जो जितनी भी रिसर्च की है वो किस पर की है, प्रकाश पर, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे फ्रेनेल की। इन्होंने क्या बताया, यहाँ देखिए फ्रेनेल, प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए फ्रेनेल ने जो है हाइजेन की तरंग सिद्धांत का समर्थन किया। मतलब इनका भी क्या कहना है कि प्रकाश जो है तरंगी के रूप में गमन करता है, ठीक है ना। इनका भी क्या कहना है कि प्रकाश जो है तरंगी के रूप में ही गमन करता है, लेकिन अंतर क्या है, वो बोल रहे हैं, हाइजेन बोल रहे हैं कि अनुदैर्घ्य गमन है, लेकिन फ्रेनेल बोल रहे हैं अनुप्रस्थ है। इनने ये बोल दिया, बस बोल दिया, ठीक है ना, बोल दिया, क्या बोल दिया कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ है, प्रकाश की प्रकृति कैसी है, अनुप्रस्थ। और इनके सिद्धांत फ्रेनेल ने भी ध्रुवण की व्याख्या करने में ये कैसे रहे, असफल रहे। फ्रेनेल भी है जो ध्रुवण की व्याख्या करने में कैसे रहे, असफल। इन्होंने भी ध्रुवण की व्याख्या नहीं की। ये भी ध्रुवण की व्याख्या करने में कैसे रहे, असफल, ठीक है, ठीक है ना। न्यूटन आए, कलिका सिद्धांत दिया, फिर तरंग सिद्धांत दिया, किसने, हाइजेन ने भी और फ्रेनेल ने भी दिया है। इन्होंने समर्थन किया। दोनों में अंतर क्या है, ये बोल रहे अनुदैर्घ्य है और बोल रहे हैं कि अनुप्रस्थ है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेनेल के बाद आए मैक्सवेल, ठीक है ना। फ्रेनेल के बाद क्या आए, मैक्सवेल, ठीक है ना। यहाँ पर न्यूटन की बात की हमने, फिर हाइजेन आए, इसके बाद आए फ्रेनेल और अब आ गए कौन, मैक्सवेल, ठीक है ना। ये कलिका सिद्धांत, तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल ने क्या बोला, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ठीक है ना। क्या बोला मैक्सवेल ने, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मैक्सवेल ने बोला, यहाँ तक अभी आप बात कर रहे थे कि प्रकाश संचरण के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन मैक्सवेल ने प्रूव किया कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इनका पॉइंट है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती। हाँ, सब पढ़ना है, जो जो चीजें आपके सिलेबस पे रहेंगी, जो बुक्स पे रहेगा, उन सब चीजों
चीजें देखेंगे, ठीक ना। तो मैक्सवेल ने बोला कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इन्होंने बोला कि प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है, ठीक है ना। क्या बोला? निर्वात में भी गमन कर सकता है, प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है। और मैक्सवेल ही वो वैज्ञानिक थे जो ध्रुवण की व्याख्या कर पाए। समझ रहे ना? यहाँ तक ना आप यहाँ पे ध्रुवण की व्याख्या कर पाए, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर, लेकिन मैक्सवेल ने जो है, मैक्सवेल ने अपने सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया इन्होंने। कौन सा? विद्युत चुंबकीय ध्रुवण में क्या सब पढ़ेंगे, पर डिटेल में सब जाएंगे, ठीक है ना, सब बता दिया जाएगा आपको। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, यही सब तो पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में आपको। प्रकाश से संबंधित घटनाएं और प्रकाशीय यंत्र, ठीक है ना, सब कुछ डिटेल में। ध्रुवण सबसे लास्ट में पहुंचोगे आप, ठीक है ना। तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया। मैक्सवेल ने ही बोला कि प्रकाश जो है, प्रकाश के गमन के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने बोला कि निर्वात में गमन कर सकता है, और इनके द्वारा ही आपने ये बताया, ये जो है अपने सिद्धांत के द्वारा ध्रुवण की व्याख्या करने में सफल रहे। ध्रुवण की व्याख्या कर पाए मैक्सवेल, ठीक है ना। ठीक है, अब एक और साइंटिस्ट बचे हैं, वो है प्लांक। ठीक है ना, प्लांक को आप कई बार पढ़ चुके हो। प्लांक क्या बोला प्लांक ने? अभी देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ पर आप कणिका सिद्धांत की बात कर रहे हैं, किरण सिद्धांत। इनने तरंग बोला, इनने तरंग बोला, इन्होंने भी तरंग ही बोला, विद्युत चुंबकीय तरंग। लेकिन जब प्लांक आए तो प्लांक ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति आगे बढ़ाया। ये तो डी ब्रोगली ने थी, लेकिन इन्होंने उसको थोड़ा सा प्रूफ किया। क्या बोला प्लांक ने? वो फोटॉन के रूप में वो बंडल के साथ आते हैं। हाँ, दोनों का मैंने आइंस्टीन का समीकरण लिया और मैं वो ये अपना डी ब्रोगली का लिया, दोनों को सॉल्व कर दिया, तो इनका एक फार्मूला बन गया। वो डी ब्रोगली ने किया, डी ब्रोगली ने किया था। प्रकाश कण और तरंग प्रकृति दोनों बताता है उसमें। E equals to h nu सिद्धांत दिया। E is the energy of that particle, h is Planck constant, nu is the frequency of light। मतलब इसको इन्होंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। इन्होंने बोला प्रकाश की जो ऊर्जा है वो छोटे छोटे पैकेट्स एंड बंडल्स के रूप में होती है, जिनमें फोटॉन्स होते हैं। उन कणों को फोटॉन्स कहते हैं, और प्रत्येक कण की जो ऊर्जा है वो कितनी होती है? E equals to h nu। यदि दो कण है तो 2h nu, मतलब E equals to nh nu सिद्धांत दिया, जहां पर n कणों की संख्या को बता रहा है, ठीक ना। एक बंडल में कितने कण हो सकते हैं उसकी संख्या को बता रहा है। तो ये प्लांक थे, इनके द्वारा अभी तक आप क्या है, ध्रुवण तक पहुंच पाए थे, बट इन्होंने क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को की व्याख्या करने में ये सफल रहे। प्लांक के सिद्धांत के द्वारा आप जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में आप क्या रहे, सफल रहे। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है ना। तो प्रकाश को परावर्तन से लेकर, प्रकाश की घटना, एक सिंपल घटना होती है प्रकाश का परावर्तन, उस घटना से लेकर कितने सारे वैज्ञानिक आए और उसको कहां तक लेके गए, प्रकाश विद्युत प्रभाव तक, ठीक है ना। तो इज दैट क्लियर? कुछ पूछना है आप लोगों को, कुछ चर्चा करनी है? प्रकाश जो है, प्रकाश आपका जो गमन करता है उसमें ऊर्जा का जो संचरण है वो छोटे छोटे पैकेट एवं बंडलों के रूप में होता है, ठीक ना। मतलब ऐसी लाइन ना खींचकर प्रकाश कैसे कैसे वन बाय वन गमन कर रहा है, छोटे छोटे पैकेट एवं बंडल्स के रूप में गमन करता है। इन बंडल्स को फोटोन कहते हैं, ठीक है ना। और उस फोटोन की जो एनर्जी होती है वो h nu होती है, h nu, जहां पर h प्लांक कांस्टेंट है और nu उसकी आवृत्ति है। h क्या है,
वैल्यू कितनी होती है 6.67 into 10 to the power 34 जूल into सेकंड। ठीक है, यूनिट क्या हो जाती है प्लैंक कांस्टेंट की, जूल into सेकंड। सब डिटेल में आपको देखना है। क्या हुआ इधर जगह है आगे देख तो रहा है लेकिन ठीक है। तो ये आज अपन ने प्रकाश का इंट्रोडक्शन देखा। अब आपको प्रकाश का परावर्तन देखना है, प्रकाश का अपवर्तन देखना है, प्रकाश का व्यतिकरण देखना है, फिर प्रकाश का आपको विवर्तन, और फिर जब अगले चैप्टर्स होंगे तब आप यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव को पढ़ोगे। ठीक है ना। तो प्रकाश हम आपको और आप हमें क्यों दिखाई देते हैं? परावर्तन के कारण। अच्छा, यदि दो कंडीशंस है हमारे पास, एक कंडीशन ये है कि मैं डार्क में हूँ और आप लाइट में, तो क्या मैं आपको दिखाई एकदम डार्क, मैं एकदम डार्क में हूँ या ये चौक एकदम डार्क में रखी है और आप लाइट में हो, प्रकाश में, ठीक है ना, तो क्या ये चौक हमें दिखाई देगी? क्यों नहीं दिखाई देगी? तो कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब उस वस्तु से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज तक पहुंचे, हमारे नेत्र लेंस तक पहुंचे, तब उस वस्तु का इमेज बनेगी और आपका माइंड उसको पढ़ेगा, तब वो वस्तु आपको दिखाई देगी। ठीक है ना। आपको हम लोग देखेंगे। हाँ, यदि मैं अंधेरे में खड़ी हूँ और आप पर लाइट पड़ रही है तो आप हमें दिखाई दोगे, ठीक है ना, क्योंकि आपसे जरूरी ये है कि उस जो वस्तु को आप देखना चाह रहे हो, इसके लिए आवश्यक है कि जिस भी वस्तु को आप देखना चाह रहे हो उस वस्तु से जो है लाइट रिफ्लेक्ट होकर या परावर्तित होकर हम तक पहुंचे, तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। ठीक है ना। फिर और ये जो प्रकाश का नीला रंग है वो क्यों दिखाई देता है? मतलब ये आप 9 और 10 में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। प्रकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है कि प्रकाश नीला है? अंतरिक्ष किस कलर का होता है? वहाँ प्रकीर्णन नहीं होता, क्यों? प्रकीर्णन अंतरिक्ष तो आपको पूरा ब्लैक दिखाई देता है, क्यों? वहाँ प्रकीर्णन नहीं होता। जी मैम। मैडम, आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश की बाकी सब्जेक्ट की तो लेते ही हो, है ना, प्रैक्टिकल फाइल लेते हो, हिंदी और अंग्रेजी की भी ले लो, ठीक है, ऐसा मैडम का कहना। हम लोग कहाँ से वो नहीं करेंगे, हम लोग आए हैं, ले लेना, कहीं बाजार से देख लेना, बाजार में मिला हो इसी आप उसी में करना है। वो क्वार्टरली के लिए करवाया था मैम ने, फाइनल के लिए मैम बोल रही थी फाइल ही बनवाएंगे। मैं वो आपने बोला था, मैं आपको नहीं वो नहीं करेंगे, कौन ही? करना करो।